हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। कल के चैप्टर में हमने बात की थी किस तरीके से नेशनलिज्म इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप में नेशनलिज्म आया और कैसे नेशनलिज्म वहाँ पर आया, किस तरीके से नेशन स्टेट बनने शुरू हुए, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेशन स्टेट के बनने में रोल था। इन सब तमाम पॉइंट्स को हमने उठाया और इसको एक एक करके हमने समझने की कोशिश की। आज की वीडियो में समझने वाले हैं किस तरीके के नेशनलिज्म जो है यूरोप में आया। यूरोप एक कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, एक छोटा मोटा स्टेट तो है नहीं जिसमें हम केवल एक स्टेट को केंद्र में रख करके यूरोप के पूरे सिनेरियो को समझ जाएंगे, क्योंकि यूरोप पे अपने आप में ये कॉन्टिनेंट है और वो भी ऐसे कॉन्टिनेंट जो अपने आप में वेस्ट में बहुत ही अन्य अन्य तरीके से डेवलप्ड है। जब मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन वेस्ट से मुझे आता हुआ दिखता है। जब मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूं तो ये तमाम तरीके के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जिनसे सोसाइटी के स्ट्रक्चर पूरे चेंज हुए हैं वो मुझे वेस्ट से आते हुए नजर दिखते हैं। तो वहीं पर ही यूरोप एग्जिस्ट करता है। तो यूरोप में जब नेशनलिज्म आया तो वो क्यों आया, आज हम बेसिकली इस पर बात करने वाले हैं। कैसे कैसे क्या कारण थे, क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या रीजन थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म यूरोप में आया। कल की वीडियो में हमने बात की थी नेशन और स्टेट की, आई होप आपको समझ में आई होंगी। आज बात करते हैं हम कि एरिस्टोक्रेसी क्या है और एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं, साथ ही न्यू मिडिल क्लास जो एक तबका था, जो एक ग्रुप था, वो कैसे जन्मा, कैसे पनपा। ठीक है, साथ ही बात करेंगे लिबरलिज्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में आया था, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। कंजर्वेटिज्म क्या है और द रेवोल्यूशनरीज ग्रुप क्या है, कौन कौन रेवोल्यूशन किस तरीके से आया, किस तरीके से सोसाइटी में रेवोल्यूशन बनने शुरू हुए, रेवोल्यूशनरिस्ट लोग कैसे काम करते सोसाइटी में। इन पॉइंट्स को समझते हुए हम ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट था वो था एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? ये द ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, दोज पीपल हैव अ लॉट ऑफ राइट्स टू डू समथिंग, जिनके पास में जन्म से ही कुछ ना कुछ राइट्स होते थे। जन्म के बेसिस पर जब वो पैदा होते थे, जिस परिवार में पैदा होते थे, उनके पास में ऑलरेडी कुछ राइट्स होते थे। उनकी संख्या बहुत कम थी, अधिकतर ये लोग यूरोप में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन ये क्योंकि कम थे संख्या में, अगर मैं ऐसे कहूं कि एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में 15% या 20% लोग एरिस्टोक्रेट्स हैं। ठीक है, बाकी 80% जो लोग हैं वो सोसाइटी में क्या है, वो किसान फार्मर्स हैं, थर्ड कैटेगरी या ये कहें कि वर्किंग क्लास के लोग हैं, पीजेंट्स हैं, अन्य अन्य लोग तरीके से बटे हुए थे सोसाइटी में। क्योंकि लेकिन मैं बात कर रहा हूं नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया, हमको ये समझना है। तो अब हमको समझना है कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे, जो फ्यू थे, उनके अंदर क्या हुआ कि जो रेवोल्यूशन था, एक रेवोल्यूशन आइडिया जन्मा। साथ में जब रेवोल्यूशन आइडिया जन्मा तो जिसमें तुमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में सबसे पहले शुरू हुआ, इटली में और फ्रांस में शुरू हुआ। लेकिन फ्रांस में आते आते काफ़ी देरी और लास्ट में 19वीं सेंचुरी के आसपास में फ्रेंच में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक ऐसी टेंडेंसी जो साइंटिफिक बेस्ड है, ऐसी टेंडेंसी लोगों में जागी। ठीक है, लोगों की जो आइडियाज थे वो रिलीजन से हट के वो लॉजिक, रैशनैलिटी है ना, और तर्क के बेसिस पर वो सोचने लगे। तो इस तरीके से पॉलिटिकली चेंज, इकोनॉमिकली चेंज, सोशली चेंज आने शुरू हुए। ठीक है, अब जब इस तरीके से चेंज आने शुरू हुए तो क्या हुआ कि जो ये एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है, और जो 80% जो फार्मर्स या पीजेंट्स या वर्किंग क्लास वाले जो लोग थे, इन दो क्लास सोसाइटी में थी प्री एग्जिस्ट। लेकिन इनकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, नई नई फैक्ट्रियां बननी शुरू हुई। पहले तो क्या होता था कि हम एक फील्ड में कॉटन उगाते थे, कॉटन खेती करते थे और उस कॉटन से क्या होता था, वो कॉटन मार्केट में बिक जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, उस कॉटन को बनाने में ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा और कॉटन से हम अन्य अन्य चीजें बनाने लगे। कॉटन का इस्तेमाल हम कपड़े में भी करने लगे, कॉटन का इस्तेमाल हम और अन्य बनाने में, और बहुत सारी गतिविधि कॉटन से ही बनने लगी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीजें कॉटन से तैयार होने लगी। तो क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हम कॉटन से बनाने लगे तो क्या हुआ, हमें फैक्ट्री की जरूरत पड़ी, हमें इंडस्ट्री की जरूरत पड़ी। तो इस तरीके से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उससे क्या हुआ, एक तबके की जरूरत पड़ती, स्किल्ड लेबर की। तो हमारी स्किल्ड लेबर यहां से पहुंची। तो जब यहां से स्किल्ड लेबर पहुंची तो फार्मर्स जो थे, जो किसान जो थे, वो लेबर क्लास में बदलना शुरू हो गए और यहां से शुरू होता है एक क्लास का जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। अब इस मिडिल क्लास का कितना बड़ा रोल है पूरे पूरे रेवोल्यूशन में, हम ये भी समझेंगे।
अब क्या हुआ, ये मिडिल क्लास क्या करती थी कि जो मिडिल क्लास थी इसका काम था फैक्ट्रियों में काम करना, प्लस जो मिडिल क्लास में से लोग थे वो क्या करते थे, बेसिकली लॉयर थे, पढ़ लिखते थे, लॉजिक बेस्ड स्टडी कर रहे थे, साइंटिफिक किताबों को स्टडी करते थे और समझ रहे थे कैसे कैसे ये दुनिया, देश दुनिया काम करती है, कैसे कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम इस पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, हमको कैसे अपनी बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से कॉलोनाइज करना है या नहीं करना है किसी कंट्री को, कैसे हमें वर्ल्ड में सुपर पावर बनना है। इस तरीके कॉन्सेप्ट जब जन्म होने लगा, जब लोग सोचने लगे, एक बिजनेस माइंड, एक कैपिटलिस्ट थिंकिंग लोगों के अंदर आने लगी, तो फिर यहाँ पर एक सोसाइटी का जन्म होता है जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं। इस मिडिल क्लास का नेशनलिज्म के आने में बहुत बड़ा रोल है, हम आगे समझते हैं। साथ ही एक कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसका नाम था लिबरलिज्म। ये कॉन्सेप्ट फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में निकल के आया था। ये फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म एक सिस्टम था जो कि जब यूरोप में नेशनलिज्म आया, जब यूरोप में या फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तो उससे पहले जो सोसाइटी स्टैब्लिश थी उसको फ्यूडल सोसाइटी बोलते थे, जहां पर एक फ्यूडल लॉर्ड्स होता था, पीजेंट्स होता था, जिसको बधवा मजदूर बोलते थे। बधवा मजदूर और राजा के बीच में 3-4 ग्रुप थे, 3-4 स्टेट थी। डायरेक्ट राजा का संबंध किसान से या बधवा मजदूर से नहीं था, बहुत सारे बीच में ग्रुप्स थे जिनके थ्रू हम वहां तक पहुंचते थे, फ्यूडलिज्म तक पहुंचते थे, राजा तक बात होती थी। तो जो डिवीजन ऑफ टैक्स था वो बहुत स्टेप्स में ऊपर जाता था और बहुत स्टेप्स में नीचे आता था। तो ऐसे में क्या था कि उसके बहुत सीमित राइट्स थे, उसके पास कोई राइट ही नहीं थे। अगर ये भी कहूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति ना होगी। तो लिबरलिज्म तो था वो एक ऐसी विचारधारा थी, एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसमें लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी थी, जिसमें लोगों के लिए काम करने में क्या थी, सहूलियत थी, उनकी चॉइस को देखा जा रहा था, वो चाहते क्या हैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा था, उसको भी देखा जा रहा था। तो ये जो लिबरलिज्म था ये ऐसे मानिए कि ऐसे समय में आया जिस समय में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और ये लिबरलिज्म बेसिकली लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका मतलब होता है लिबर्टी, और लिबरल इसका मतलब फ्री होना, फ्री, आप इंडिपेंडेंट हो, आप आज़ाद हो। तो जब कॉन्सेप्ट निकल के आया तो लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ ये तो एक ऐसी चीज़ है जो बंधन से बहुत मुक्त है, आदमी तो स्वतंत्र पैदा होता है। बहुत सारी मॉन्टेस्क्यू की किताब थी, एक किताब का नाम मुझे जहाँ तक याद आ रहा है द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब थी। उस किताब की कुछ ही समय में बहुत सारी प्रति छपने लगी और लोगों से पढ़ने लगे, और लोगों के अंदर इतना बुरी तरह से रेवोल्यूशन आया बच्चों कि सारी जो सोसाइटी थी, जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, वो चेंज होने लगा। अब ये तो हम पढ़ रहे थे, अब जो कैसे सिस्टम था, कैसे ये लिबरलिज्म कैसे काम करता था कि जैसे कि आप मानिए कि जो स्टेट था ऐसे बटा हुआ था, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टेट था और उसमें छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, ऐसे आप इसको मान सकते हैं ना। बहुत सारे स्टेट इसमें थे यूरोप में, और एक एम्पायर था, ठीक है, जो इसमें काम करता था। जैसे कि हम हैब्सबर्ग एम्पायर को पढ़ते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर इसमें इस्टेब्लिश था, या फिर उसको साम्राज्य भी बोलते हैं एम्पायर को। तो वो जो एम्पायर था पूरा उस एम्पायर में बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं के अंदर छोटे छोटे विरासतें थी, उसमें लोग रहते थे, और अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर थे, लेकिन सिमिलरिटीज नहीं थी। किसी भी स्टेट को इंडिपेंडेंट स्टेट उसकी लैंग्वेज और उसकी फ्रीडम के आधार पर नहीं बांटा गया था। अगर ये लोग एक साथ रहते थे तो केवल एक कारण था, वो क्या था कि ये सब के सब एक राजा के प्रति उत्तरदायी थे, एक राजा में विश्वास रखते थे, एक किंग में विश्वास रखते थे। इनका मानना था जो भी किंग कहेगा, जो भी राजा कहेगा वो ठीक ही है, उसकी बात को हमें स्वीकारना होगा। तो अब क्योंकि एक राजा के अंदर थे और वही इनका उत्तरदायी था, वही सब कुछ इनका काम करता था, जो उसने सोच लिया वही सब कुछ ठीक था। बेशक वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए गलत हो, उसके राइट्स का एक्सप्लोइटेशन हो, लेकिन उसको वो एक्सप्लोइटेशन नजर नहीं आता था, क्योंकि वो राजा में ही विश्वास रखता था और राजा की बात को मानता था। और राजा जब काम करता था वो कहीं ना कहीं रिलीजन का सहारा लेता था, और रिलीजन को केंद्र में रख के राजा डिसीजन देता था, और लोगों को वो डिसीजन एक्सेप्ट करना ही पड़ता था। तो ऐसे में अब क्या हुआ यहाँ पर, जब मैंने आपको बताया था एक समय के लिए क्या हुआ था, जो फ्रेंच था वहाँ पर जब लुई 16 की हत्या हो गई थी, या लुई 16 हार गया था, सॉरी, तो क्या हुआ था वहाँ पर रिपब्लिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटी इस्टेब्लिश हुई थी जोकोबिन क्लब के, जब जोकोबिन शासन में, जो जोकोबिन शासन था, जो गवर्नमेंट ऑफ जोकोबिन थी, उसके शासन में वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट अगेंस्ट वहां आया और उसने उस जैकोबिन क्लब की शासन को हटा दिया और वहां पर मोनार्की स्टैब्लिश करी। अब क्योंकि वहां पर फिर मोनार्की स्टैब्लिश करी, तो जो लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ चंद वक्त के लिए जो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशलिस्ट रिपब्लिक क्या होता है, वो कुछ समझ में आने लगा था। क्योंकि लोगों को थोड़ा सा
एक कहूँ टेस्ट या स्वाद या फ्रीडम की हल्की सी भनक वहां से मिल गई थी। इसी वजह से यहाँ पर लोग फ्री होना चाहते थे, है ना। एक ये भी था, एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण था, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था तो उसने अपनी एक सिविल ऑफ कंडक्ट जारी किया था। उसने उस सिविल में क्या कहता है, उसने एक कंडक्ट जारी की थी जिसमें कोड जारी किया था 1815। उसमें उसने बताई थी सब चीज़ें किस तरीके से, 1804 सॉरी, उसमें उसने बताया था किस किस तरीके से, थोड़े थोड़े उसने रियायतें दी थी। लेकिन उसने कहा था कि जो पुरुष हैं, जिनके पास में जो रिसोर्सेज हैं, जिनके पास जो पुरुष रिसोर्सेज लेस हैं, वो वोट नहीं दे सकते गवर्नमेंट को चुनने के लिए। जो पुरुष रिसोर्सेज वाले हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वही पुरुष केवल वोट दे सकते हैं। वो महिलाएं भी वोट नहीं दे सकती हैं क्योंकि वो महिलाएं हैं। और एक महिला को रिसोर्स लेस पुरुष के साथ रखा और एक पुरुष को अलग रखा जिसको वोटिंग राइट्स दिए। तो किस तरीके से वहां भी डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन ये उस फ्यूडलिज्म सिस्टम से बेहतर था। इसलिए लोगों को थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट और ये फ्रीडम, इन सब चीजों को समझ में आने लगा था। अब यहां पर ये समझिएगा आप कि यहां पर जो सिस्टम था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट भी अब हार गया था वाटरलू के युद्ध में, तो अब क्या हुआ, अब यहां पर एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया में ही हुई थी। कल भी मैं इसकी बात कर रहा था। अब ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था, रूस था और जो कंट्री थी ऑस्ट्रिया थी, इन कंट्रियों ने मिलकर के कहा कि जैसे ये कंट्री पहले से चल रही थी वैसे ही रन करेगी। दोबारा सुनिएगा, जैसे ये कंट्री पहले से रन कर रही थी, पूरा जो सिस्टम जैसे से रन कर रहा था, मोनार्की जैसे स्टैब्लिश थी, सोशल सिस्टम जैसे स्टैब्लिश था, वैसे ही रन करेगा। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने तरीके सिस्टम को बनाने की कोशिश करी, वैसे रन नहीं करेगा। ये है ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। लेकिन क्योंकि लोग पहले से ही थोड़ा सा उसके रूल में, उसके अंडर में जो काम हुए थे, किसके अंडर में, नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर में जो काम हुए थे, उसने प्रॉपर्टी राइट्स को प्रमोट किया था, उसने वुमेन्स को प्रमोट किया था, उसने बहुत सारी फ्रीडम लोगों को दी थी, उसने एरिस्टोक्रेट्स को जो जन्म के आधार पर राइट्स मिलते थे, प्रिविलेज मिलते थे, उनको भी खत्म किया था। तो लोग वहां से इंस्पायर थे, इसलिए लोगों ने रेवोल्यूशन शुरू किया। इसलिए जो लोगों की कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी थी, ये भी एक आइडियोलॉजी है दोस्तों। ये कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी जो ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती है। जैसे कि फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत अच्छा है, वो पहले से चला आ रहा है, इसलिए वो अच्छा है और उसको बनाए रखने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जैसे कि जो राजा है, मोनार्की सिस्टम है, पहले से चला आ रहा है, बहुत अच्छा है। जो प्री एग्जिस्ट इंस्टीट्यूट हैं, उनको जब मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं तो मैं कंजर्वेटिव हो जाता हूं, और जबकि उनमें बहुत सारी कमियां और खामियां होती हैं, मैं उनको नहीं समझ पाता हूं। ऐसी आइडियोलॉजी और ऐसे व्यक्ति को कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी से जाना जाता है। समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब एक और चीज हुई थी कि मैंने बताया था कि ऐसे सिस्टम बटा हुआ था, तो एक ही जगह से दूसरी जगह सामान जाने में, ट्रेड में बहुत टैक्स का सामना करना पड़ता था। यहां पर अलग टैक्स लगेगा 5%, यहां पर अलग टैक्स लगेगा, मतलब एक ही देश में अलग अलग टैक्स देना पड़ रहा है व्यक्ति को। तो यहां पर कंजर्वेटिज्म जब था लोगों के अंदर, वो इस टैक्स को समर्थन करते थे। लेकिन आए रेवोल्यूशनरीज, इन्होंने आके ब्रेक डाउन किया सब चीज को। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा जिसमें वहां के लोग अपनी इच्छा से कोई स्टेट बनाएंगे और उस स्टेट को रन करेंगे, और डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। रेवोल्यूशनरी लोगों ने ये करा, ठीक है। साथ में एक रेवोल्यूशनरी का नाम जब लिया जाता है तो इसमें जेसीपी मजेनी का नाम लिया जाता है, जिसने यंग इटली की स्थापना करी। एक ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी, जैसे इंडिया में जब मैं देखता हूं तो भगत सिंह का नाम याद आता है, ऐसे ही जब मैं ये मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ता हूं तो जैसे मजेनी का नाम मुझे याद आता है, ठीक है। तो उन्होंने रेवोल्यूशन किया, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, और समाज और सोसाइटी में जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था, है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक जुड़ाव होने की फीलिंग जो थी, जिसमें हम कुछ अपना कुछ कॉमन शेयर कर रहे थे। जैसे कि आप एक समान भाषा बोलते हो, एक सिमिलर भाषा बोलते हो, तो आप और मेरा जो संबंध हुआ वो सिमिलर भाषा के बेस पर हुआ। आप एक समान रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो आपका और मेरा संबंध हुआ वो समान रिलीजन के बेसिस पर हुआ। तो कुछ, और आपकी कॉमन हिस्ट्री है, मेरी कॉमन हिस्ट्री है, इसलिए आपका मेरा जो संबंध हुआ वो कॉमन हिस्ट्री के बेसिस पर हुआ। तो ये जो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो फीलिंग ऑफ कॉमननेस है, इस कॉमननेस के फीलिंग पर लोग एक हुए, जबकि लोग अलग अलग थे, ठीक है। वो लोग एक हुए और उन्होंने पूरे यूरोप में उस मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट, उस निरंकुश राजा, उस षड्यंत्र के अगेंस्ट, जिसमें जनता का पागल बनाया जा रहा था, जनता का बुद्धू बनाया जा रहा था, जिसमें जनता को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उसमें रेवोल्यूशन आया। और उसमें पूरी सोसाइटी की जो एक
एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था सोसाइटी का, जिसमें राजा की बातों कोई गिरा नहीं सकता था, उसके अगेंस्ट ही रेवोल्यूशन आया, उसके अगेंस्ट ही वो सोसाइटी को चेंज किया गया। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे मूवमेंट में नेशनलिज्म का बहुत बड़ा रोल है, जिसको आज हम स्टडी कर रहे थे। आई होप तुमको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्निकल जानकारी है, सारी आपको मैं बता नहीं सकता। कुछ पॉइंट्स को उठा करके डिस्कस करने से ओवरऑल चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप ओवरऑल चीज़ों को समझ सकोगे। ठीक है, अब ये क्योंकि आपकी किताब में तो ये हेडिंग वाइज दे रखे हैं, लेकिन लिंक इसमें क्रिएट तुम खुद को करना पड़ेगा। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इंटरलिंक है, उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, और ट्रीटी ऑफ वियना आपको समझ में आई होगी, मिडिल क्लास कैसे आया सोसाइटी में, वो इंस्टीट्यूशन का क्या क्या रोल था, या फिर मॉडर्नाइजेशन का क्या क्या रोल था, या सोसाइटी में कैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का जन्म हुआ, कैसे नेशन स्टेट आए, कैसे, ये सब चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर कल नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, जहाँ भी रहिएगा आबाद रहिएगा। टाटा बाय बाय।